गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने जर्नल चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ठीक है, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग हमने पढ़ा था और हम बात कर रहे थे गुड्स के बारे में। मीनिंग ऑफ गुड्स मैंने आपको बता दिया था और फिर में हम पढ़ रहे थे कि गुड्स अकाउंट को 5 अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए रिलेटेड टू द गुड्स अकाउंट को हम 5 अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, परचेज अकाउंट। सेकेंड, सेल्स अकाउंट। थर्ड, परचेज रिटर्न अकाउंट और इसी को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। फोर्थ, सेल्स रिटर्न अकाउंट और इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। और लास्ट है आपका स्टॉक अकाउंट। लास्ट है हमारा स्टॉक अकाउंट। 5 अकाउंट्स में हम क्लासिफाई कर लेते हैं गुड्स अकाउंट को फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल का पर्पस होता है कि एक जगह से हमने वो आइटम परचेज किए और दूसरी जगह लाके हम उनको सेल करेंगे, ना कि हम उनको बिजनेस के अंदर यूज करेंगे। फॉर यूजिंग देम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर पर्पस हो तो फिर वो गुड्स नहीं है, फिर वो क्या है? हमारी असेट्स। बोलो, ये पढ़ाया था ना कल की क्लास में? अरे जवाब तो दो। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, पहले पढ़ा चुका हूं। यस सर। नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर है। तो वेन एवर गुड्स आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। हम परचेज अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखना, केवल गुड्स, नॉट असेट्स। अगर हम डील कर रहे हैं, मान लो डिजिटल पेन्स के अंदर, हम डिजिटल पेन्स में डील कर रहे हैं। अगर हमने डिजिटल पेन्स परचेज किए, चाहे आपने कैश बेसिस पे परचेज किए, चाहे आपने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स लगाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं डिजिटल पेन्स में और हमने परचेज किया फर्नीचर, या हमने परचेज की मशीनरी, या हमने परचेज किया एसी, तो क्या एसी का लेने का हमारा उसको सेल करने से मतलब है? या एसी को हम अपने ऑफिस में लाके फिक्स करेंगे? बोलो, कूलिंग पर्पस के लिए। एसी हम किस पर्पस से परचेज करते हैं? कि हम अपने ऑफिस प्रीमाइसेस को कूल रखना चाहते हैं, ठंडा रखना चाहते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत है, एम्प्लॉइज अच्छे से काम नहीं कर पाते गर्मी में, इसलिए एसी लाते हैं ऑफिस के में लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो क्या एसी को हम रीसेल करेंगे? आंसर इज नो सर। रीसेल तो हम डिजिटल पेन्स को करते हैं। तो इसलिए जब हम एसी परचेज करके लेके आएंगे तो हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम फिक्सचर अकाउंट डेबिट करेंगे। फिक्सचर अकाउंट, एसी फिक्स होता है वॉल के अंदर, फिक्स होता है सीलिंग फैंस फिक्स होते हैं। तो ऐसे आइटम्स, ऐसी असेट्स को हम फिक्सचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। सेल्स अकाउंट, सर इसका नेचर क्या है? ये भी नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। ये भी नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। और जब भी हम जो गुड्स हमने परचेज किए रीसेल पर्पस से, जब हम उनको सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट में हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट।
Credit. ये डेबिट होता है। सर क्रेडिट क्यों करते हैं? बेटा नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स बोलो। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और सेल्स हमारी क्या होती है? रेवेन्यू होती है, पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में। Yes, sir. अब मैं तुम्हें चैप्टर नंबर याद दिलाऊंगा। जो बच्चा कहेगा ना सर ये कब पढ़ा है, मैं तुम्हें चैप्टर नंबर याद दिलाऊंगा और मैं कहूंगा बेटा देखो ये चीज वहां थी, ये चीज वहां थी। मुझे बताओ सब बच्चों ने रिवाइज कर लिया ना? अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल और इंग्लिश Yes, अप्रोच। sir. Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है ना तो मुझे ऑनेस्टली बता दो कि सर मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया। नाम बोलो और ऑनेस्टली मुझे बता दो कि सर अभी तक नहीं किया। कोई नहीं है? सबने किया है? चलो वेरी गुड। Yes, sir. तो परचेज अकाउंट बता दिया, सेल्स अकाउंट बता दिया। अब नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। देखो जो गुड्स हमने परचेज किए, अगर किसी भी रीजन से वो गुड्स हमें पसंद नहीं आए और हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो वो जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट के अंदर। मान लो हमने मिस्टर राम से 2 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए, जिसमें से 40,000 के गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, रास्ते में वो थोड़े टूट फूट गए, ब्रेकेज हो गया रास्ते के अंदर। ठीक है, जो हमने क्वालिटी डिमांड की थी उस क्वालिटी से लोअर क्वालिटी का है, या हमने ऑर्डर ही 1,60,000 यूनिट्स की थी और आगे 2 लाख यूनिट्स, तो भी 40,000 यूनिट्स हम रिटर्न करेंगे। तो ये 40,000 यूनिट्स जो है वो 40,000 रुपीज की मान लो, जब हम इनको रिटर्न करेंगे तो ये होगा परचेज रिटर्न एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। सर इस अकाउंट में कहां रिकॉर्ड करेंगे? बेटा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सर पहले हमें ये तो बताओ इसका नेचर क्या होता है? बेटा ये नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है। तो सर ये इनकम है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं? नहीं बेटा ये इनकम थोड़ी ना है। मुझे बताओ अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे? यहां देखो हमने परचेजेस की थी तो एक्सपेंसेस रेज किए थे ना हमारे, यस और नो? Yes, sir. जब हमने गुड्स परचेज किए तो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए थे ना, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, बोलो बोलो, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। बेटा अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे ना। तो यहां पर क्रेडिट करने का रूल ये नहीं है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे परचेज एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम जब कहोगे ना सर स्पीड आपकी फास्ट हो रही है, मैं वहीं पे ब्रेक्स लगा दूंगा। लेकिन अगर बेटा समझ में आ जाए ना तो फिर क्लास को स्लो मत चलाना। यहां तक सबको समझ में आ गया? Sir. नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। बेटा नाम ध्यान रखना क्योंकि ये इनवर्ड से रिलेटेड, इससे ही मैच करता हुआ एक नाम और आएगा, फ्रेट इनवर्ड्स एंड फ्रेट आउटवर्ड्स। वहां पे ये मत बोल देना बेटा कि ये परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न है, वो फ्रेट इनवर्ड्स एंड फ्रेट आउटवर्ड्स होगा। पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे, अभी तो ये पढ़ो सेल्स रिटर्न अकाउंट। बेटा मुझे बताओ हमारे प्यारे प्यारे कस्टमर होते हैं, उनको हम गुड्स सेल करके पैसा कमाते हैं थोड़ा बहुत, जिससे हमारे घर का खर्चा पानी चलता है। मान लो हमने कस्टमर को 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 रुपीज का माल बेचा। अब इसमें से कस्टमर को 20,000 के गुड्स पसंद नहीं आए, उन्होंने कहा भैया ये रिटर्न ले लो, हमें नहीं चाहिए, माल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में भेज दिए, या इन ट्रांजिट वो डैमेज हो गए, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है ना? 20,000 के गुड्स जब हमारे पास आएंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको? सेल्स रिटर्न्स। ठीक है ना? या रिटर्न इनवर्ड। सर ये किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है। तो सर जब सेल्स रिटर्न होंगी तो उसको क्या करेंगे? बेटा डेबिट करेंगे। जब इनकम्स हुई थी, जब रेवेन्यू हुई थी, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू विल बी डेबिटेड, यस और नो?
रिडक्शन Yes, इन sir. रेवेन्यू। बेटा सेल्स रिटर्न हो रही है तो हमारे प्रॉफिट सब कम होंगे ना, रेवेन्यूज हमारी कम हो गई ना, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू या रिडक्शन इन रेवेन्यू विल बी डेबिटेड। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट है हमारा स्टॉक अकाउंट। सर इसका नेचर क्या होता है? बेटा ये रियल नेचर का अकाउंट है। वैसे तो ये रियल नेचर का अकाउंट है सर, क्यों? क्योंकि ये ईयर एंड में अनसोल्ड स्टॉक को शो कर रहा है। अनसोल्ड स्टॉक, अगर हम एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक जगह से गुड्स परचेज करती है और दूसरी जगह क्या करती है? सेल करती है। यही करती है, यस और नो? Yes, sir. यहां से मान लो 20 रुपीज में खरीदा और यहाँ 25 में बेच दिया तो 5 रुपीज पर यूनिट कमा लिए। मुझे बताओ, आपने 1 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेज की फॉर 20 रुपीज पर यूनिट, तो आपने 20 लाख रुपीज के गुड्स परचेज किए। और ईयर एंड में आपने ड्यूरिंग द ईयर 80,000 यूनिट्स आपने सेल कर दी और 20,000 यूनिट्स आपके पास ईयर एंड में बची रह गई ऑफ ₹20 ईच। तो कितना हो गया? 2 2 4, 40 लाख रुपीज के हो गए। 40 लाख रुपीज के क्या, 4 लाख रुपीज के, सॉरी 4 लाख रुपीज के हो गई है। बोलो क्लियर? मुझे बताओ ये 4 लाख रुपीज का जो अनसोल्ड स्टॉक है ये ईयर एंड में हमारी करंट असेट्स बनता है ना? यस और नो? अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी करंट असेट्स और ये बैलेंस शीट में शो होगा। जो आइटम बेटा बैलेंस शीट में जाते हैं वो या तो पर्सनल नेचर के होते हैं या रियल नेचर के होते हैं। बैलेंस शीट में कभी नॉमिनल नेचर का आइटम नहीं जा सकता। आइटम्स ऑफ नॉमिनल नेचर कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, ये बहुत बात की बात मैंने आज बता दी। सर नॉमिनल नेचर के आइटम्स कहां जाते हैं? बेटा ईयर एंड में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, ईयर एंड में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है? एक तो बनता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्वेरी करोगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। और इनके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट। तो जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं वो तो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बैलेंस कहां पर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट्स हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस and different types of incomes and gains, the balance of those accounts will be transferred to the trading and profit and loss account for the purpose of calculating profit or loss of the business. Profit और loss इन दो अकाउंट से कैलकुलेट होते हैं। क्लियर? और जो आपके पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस जाते हैं कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्टॉक अकाउंट है ये रियल अकाउंट इन नेचर है। इसको कभी भी ये मत बोल देना कि सर ये जब गुड्स अकाउंट आप ये नहीं बोल सकते कि नॉमिनल नेचर का है। नो, गुड्स अकाउंट हम ये नहीं बोल सकते कि नॉमिनल नेचर का है। गुड्स अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर रियल नेचर। तो इसलिए स्टॉक अकाउंट यानी या तो क्लोजिंग स्टॉक, और जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, तो 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक की वैल्यू होगी बुक्स के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक है। यस और नो? जो करंट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या बन जाएगा? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर है हमारा 2020-21, ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। बोलो। Yes, sir. जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। भाई लास्ट ईयर जो गुड्स हम सेल नहीं कर पाए उसको नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. चलो अब आ जाओ
नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 9.6 टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस। टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस, यानी गुड्स से रिलेटेड कुछ इन्होंने रूल्स बता रखे हैं कि व्हाइल रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द गुड्स मींस आइटम्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग, यानी दोज आइटम्स which are purchased for resale purpose will be treated as goods for the business organization। अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गुड्स हमने कैश बेसिस पे परचेज किए हैं या क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस आपको बुक में दे रखे हैं ये उसी से रिलेटेड रूल्स हैं, यानी रूल्स रिलेटेड टू whether the goods are purchased on cash basis or credit basis। ठीक है ना, rules which will decide whether the goods has been purchased by the business organization on cash basis or credit basis, ये वो rules हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 1, अब बुक को एक साइड रख दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ऐसा लिख रखा है परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 फॉर कैश, क्या लिखा है फॉर कैश, तो बेटा यहां तो लिख ही दिया फॉर कैश, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन है ही है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड्स ही परचेज किए, चिंता मत करो, गुड्स ही परचेज किए। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 फॉर कैश, यहाँ पे तो जब कैश लिख ही दिया तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन ही है, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2, अब मैं लिखता हूं परचेज्ड गुड्स माइक ऑफ करो, किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 80,000, बेटा माइक ऑफ करो जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम राम ऑन कैश बेसिस या फॉर कैश, ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ, यहां पर भी लिखा है परचेज गुड्स की वैल्यू दे दी, पार्टी का नाम भी है, लेकिन नेम ऑफ द पार्टी के साथ ये भी लिखा है कि ये गुड्स हमने कैश बेसिस पे परचेज किए हैं। इट मींस ये भी आपकी क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट भी कैश ट्रांजैक्शन थी, सेकंड भी कैश ट्रांजैक्शन है, यानी यहां पर भी गुड्स परचेज हुए हैं फॉर कैश। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कहां पर है? आपने अलग अलग पॉइंट क्यों बनाए? क्योंकि फर्स्ट में मुझे पार्टी नेम गिवन नहीं था, पार्टी नेम वाज नॉट देयर। कहां पर है बताओ इसके अंदर? इस केस में, फर्स्ट केस में पार्टी नेम, जबकि सेकंड में ये देखो मिस्टर राम, पार्टी नेम अवेलेबल है, लेकिन पार्टी नेम के साथ प्लस ये भी बता रखा है कि ये परचेजेस कैश बेसिस पे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3, अब मैं लिखता हूं परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम श्याम, दैट्स ऑल। बस सर यहां पर तो गुड्स परचेज हुए हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स बता दी, पार्टी नेम गिवन है, लेकिन प्लस कैश बेसिस नहीं लिखा। जब पार्टी नेम के साथ ये नहीं लिखा फॉर कैश, इट मींस ये है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हैं, ये हैं आपके क्रेडिट परचेजेस। तो सिंपल सा डिस्टिंक्शन करने का पॉइंट है, अगर गुड्स परचेज किए हैं साथ में लिख दिया फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन है।
अगर गुड्स परचेज किए हैं, पार्टी नेम गिवन है, साथ में कैश बेसिस भी लिखा हुआ है या फॉर कैश भी लिखा हुआ है, कैश परचेज है। अगर गुड्स परचेज किए हैं, पार्टी नेम गिवन है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि ये जो परचेजेस हैं ये कैश बेसिस पे है या क्रेडिट बेसिस पे है, ऑलवेज क्रेडिट बेसिस, ऑलवेज क्रेडिट बेसिस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर क्या ये रूल्स किसी और केस में भी लगते हैं? हाँ, लिख लो इसके सामने ये जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है 1 2 3 जो आपके बुक्स में लिख रखा है ना कि फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड Yes. फॉर दिस, पॉइंट नंबर 1 2 3 3 तक ही ध्यान रखना। उसके आगे जो लिख रखा है इन केस ऑफ एक्सपेंसेस उसको कवर अप मत करना इसके अंदर, केवल पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे ऐसे ब्रैकेट बना लो, पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे, और यहां पे लिख लो सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ असेट्स। सेम रूल्स will be applicable in case of purchase oblique sale of assets। क्लियर? यानी मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया और साथ में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹40,000 फॉर कैश, कैश परचेज है। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता हूं परचेज फर्नीचर फॉर ₹80,000 फ्रॉम मिस्टर राम फॉर कैश, कैश परचेज है। नेक्स्ट में बोलता हूं परचेज फर्नीचर वर्थ ₹70,000 फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, दैट्स ऑल, यहीं तक, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया। अब बोलो कि फर्नीचर जो मैंने परचेज किया वर्थ ₹70,000 वो कैश है या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला फॉर कैश, मैंने एंट्री बोली, ट्रांजैक्शन मैंने बोली क्या कि परचेज फर्नीचर वर्थ ₹70,000 फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, फुल स्टॉप, मैंने फॉर कैश नहीं बोला। इट मींस ये जो फर्नीचर की परचेज की ये हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेजेस की। बोलो समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. Yes, ये sir. रूल सबको समझ में आ गए? कोई डाउट्स तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. अब इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इवन इन केस ऑफ इनकम्स ऑल्सो, यानी जो एक्सपेंसेस पे रूल एप्लीकेबल होंगे सेम रूल अप्लाई होंगे इनकम्स के केस में भी। तो लिख लो इन केस ऑफ एक्सपेंसेस के सामने ब्रैकेट बना के लिख लो सेम रूल्स आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम्स, इनकम्स के केस में भी सेम रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। लिख लिया? Yes, sir. अब देखो क्या होगा Yes, sir. एक्सपेंसेस और इनकम्स के केस में। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इवन इफ, अगर पार्टी का नेम जो एक्सपेंस कर रहा है या पार्टी का नेम जो इनकम रिसीव कर रहा है वो गिवन हो, तब भी आप पार्टी अकाउंट क्रेडिट या डेबिट नहीं करोगे, हम रिकॉग्नाइज क्या करेंगे? एक्सपेंस और इनकम को। देखो क्या लिखा हुआ है, इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग और मेकिंग द पेमेंट, even if the name of the party, even if the name of the party receiving or making the payment is given in the question या is given in the transaction, it is still considered as a कैश ट्रांजेक्शन, यानी हम उसको कैश ट्रांजेक्शन ही कंसिडर करेंगे। जैसे हमने लिखा रेंट पेड टू मिस्टर राम, राम हमारा लैंडलॉर्ड है, हमने राम को रेंट का पेमेंट किया रुपीज कितना? 5,000, रेंट पेड टू मिस्टर राम ₹5,000। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं ऐसे करूं क्या, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 ये लिख दूं जनरल एंट्री में?
अरे बोलो बेटा, देखो रेंट का पेमेंट किया है, मैंने क्या आपको रूल्स बताया एक्सपेंसेस और इनकम्स के केस में कि इवन इफ इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग और मेकिंग द पेमेंट, एक पार्टी पेमेंट करेगी दूसरी पार्टी रिसीव करेगी, यस और नो? एक Yes, पार्टी sir. पेमेंट करेगी तो दूसरी रिसीव Yes, करेगी ना। sir. अरे भाई ए पेमेंट कर रहा है तो बी रिसीव करेगा, और बी पेमेंट कर रहा है तो ए रिसीव करेगा, सिंपल सी बात है। इसमें कहाँ डाउट्स आ रहे हैं? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं आ रहे। No, sir. तो इवन इफ द नेम ऑफ द पार्टी receiving or making the payment is given in the financial transaction, still the transaction will be considered as cash transaction। ट्रांजेक्शन को हम कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, रेंट पेड टू मिस्टर राम ₹5000। मिस्टर राम ने हमें कोई एरिया रेंट बेसिस पे दे रखा है, उस रेंट उसके लिए हम मिस्टर राम को पेमेंट कर रहे हैं रेंट का। तो मुझे बताओ यहां पर पेमेंट किसका कर रहे हैं? हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और 5000 पेमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 5000 रेंट अकाउंट डेबिट होगा। राम अकाउंट डेबिट नहीं करोगे बेटे, राम अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में। मुझे बताओ, देखो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी अगर हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। वैसे तो ये एंट्री ऐसे होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, ये है करेक्ट जर्नल एंट्री। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कर दिया कि सर देखो ना, राम इज द रिसीवर, राम इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट्स के रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम इज द रिसीवर, सर राम अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज, और कैश का तो हमने पेमेंट किया ही है तो टू कैश अकाउंट। सर कैश का पेमेंट कहां किया? बेटा लिखा तो है पेड 5000, तो कैश पेमेंट तो हुआ ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो टू Yes, sir. कैश Yes, sir. अकाउंट। एक बच्चे ने ये एंट्री कर दी, हमारी क्लास में एक लड़का है एक्स, उसने कहा कि सर देखो ना ये एंट्री सही लग रही है मेरे को, तो राम इज द रिसीवर तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुझे बताओ जैसे ही आपने ये एंट्री पास की, मुझे बताओ राम डेटर बन गया ना, राम अकाउंट डेबिट, यानी राम Yes, अकाउंट sir. के, राम अकाउंट के अंदर 5000 रुपीज डेबिट बोलेगा, यानी राम इज डेटर। मुझे बताओ क्या राम फ्यूचर में हमें 5000 रुपीज देगा क्या? राम हमें फ्यूचर में 5000 रुपीज देगा क्या? आंसर इज नो सर। No, वो sir. तो हमें ऑलरेडी सर्विस दे चुका, उसने अपना एरिया हमें प्रोवाइड किया था रेंट बेसिस पे, वो तो ऑलरेडी हमें सर्विस दे चुका, जिसके बदले में हमने 5000 रुपए दिए उसे। तो जो हमें फ्यूचर में कुछ देने ही नहीं वाला, उसको डेटर क्यों बना रखा है तुमने बुक्स के अंदर? बोलो, गलती समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ये जो हमारे प्यारे बच्चे एक्स ने क्लास में गलती की, ये समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बेटा इन Yes, sir. केस ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम्स। इफ द नेम ऑफ द पार्टी who is making the payment or receiving the payment is given in the financial transaction, then in that case also transaction will be considered as cash transaction। और ध्यान रखना, we have to recognize in our books of accounts expense और incomes। आप पार्टी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे। सर इनकम का भी एक एग्जांपल दे दो, अभी तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। हाँ तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, इनकम का भी लो। हमने कमीशन रिसीव किया, मान लो हम हैं मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, हमने इनको दी कमीशन सर्विसेज, बदले में इन्होंने हमें 10,000 रुपीज कमीशन पे किया, तो हमने 10,000 रुपीज रिसीव किए। कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम, यस और नो? Yes, Yes, sir. कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम। अब मुझे बोलो, एक तो है हमारी हमारी क्लास में एक बच्चा है छोटू, छोटू आज क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन उसके है ना सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो वो केवल टाइप करके उसने बोला कि सर इसकी एंट्री पास करो। उसने अभी मुझे टाइप करके बताया कि सर एंट्री होगी, देखो सर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, और सर देखो क्रेडिट द गिवर टू वाई अकाउंट 10,000 रुपीज।
ये छोटू ने एंट्री करके मुझे दे दी, अभी उसने टाइप किया, अभी देखा मैंने ये एंट्री, ये छोटू ने एंट्री करके भेजी है मुझे। और मैं कह रहा हूं बेटा कि देखो अभी हमने एक्सपेंसेस और इनकम्स के रूल पढ़े थे, तो सेम रूल्स जो एक्सपेंसेस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं वही इनकम के केस में लगाओ। आप इनकम को रिकॉग्नाइज करो, कैश तो रिसीव हो रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, यहां तक तो छोटू ठीक था, लेकिन उसने कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 रुपीज एंड नॉट वाई अकाउंट। अगर मुझे बोलो वाई अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, ये देखो वाई अकाउंट, आपने क्या बना दिया वाई को, 10,000 रुपीज से क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में हमें वाई को 10,000 रुपीज का पेमेंट करना है। ये तो एक तरह से वो बात हो गई कि हमने वाई से 10,000 रुपीज का लोन ले रखा है, यस और नो? Yes, sir. भाई वाई ने हमें पैसे दिए 10,000 रुपए, पहले वाई से हमने कोई डीलिंग ही नहीं की, हमने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। छोटू ने कहा कि सर ये एंट्री करो, मैंने बुक्स में पास कर दी, मैं छोटू पे मुझे भरोसा था कि सही आंसर देगा, उस पे वेट करके मैंने ये एंट्री पास कर दी। बाद में मैंने देखा भाई वाई को हम कौन से 10,000 रुपए देने वाले हैं, वाई को तो, अरे ये तो वो वाई है जिसको हमने कमीशन सर्विसेज दी थी और उस सर्विसेज के बदले में उसने हमें पैसा दिया, तो भाई ये तो हमारी कमीशन इनकम है ना, तो इनकम बुक करो बेटा, वाई अकाउंट ओपन मत करो, वाई अकाउंट ओपन मत करो। वाई को हम कोई 10,000 रुपए देने वाले नहीं है फ्यूचर में, उसको तो हम सर्विसेज दे चुके कमीशन की। बोलो चीजें समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो आज एक काम आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस चैप्टर में जितनी मैंने अभी तक आपको चीजें पढ़ाई हैं, कल अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करके आना। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक भी अगर वो अप्रोचेस नहीं पढ़ी हैं, अमेरिकन और मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच अगर नहीं पढ़ी है, तो बच्चों फिर कह रहा हूं पढ़ लेना आज बैठ के, और अगर पढ़ चुके हो तो भी उनको एक बार रिवाइज कर लेना। अब कल की क्लास में हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्लियर चीजें? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से रहो घर में। ओके बच्चों, बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.